Hello students, welcome to Study Course. Let's start. Our topic is matter around us pure. So up till now we have studied what is matter और matter किस दो प्रकार में पाए जाते हैं, mixture and pure, and if it's pure it should be present in form of element or compound, whereas if it is in mixture it would be of homogeneous or heterogeneous. Now let's start. What is solution, suspension and colloids? Can you tell me, are they mixture or compound? चलिए अब इन तीनों को समझने के लिए कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन. A solution is a homogeneous mixture where one substance, means the solute, is completely dissolved in another substance, that's the solvent, resulting in a uniform composition throughout. Let's take a common day example, salt water. When table salt, that is sodium chloride, is dissolved in water, it creates a solution that is uniform in taste and appearance. एक solvent लेते हैं, उसमें हम solute डालते हैं. solute जो हम सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इट कैन बी शुगर, अगर हम शुगर सोल्यूशन बनाएं, सॉल्ट इफ इट इज अ सॉल्ट सोल्यूशन. जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन. अब जनरली बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जो सोल्यूट है वो जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है और एक होमोजीनियस यूनिफॉर्म मिक्सचर देता है. बट इधर मैं आपको दिखाने के लिए सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आपको पता चले कि कैसे सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाते हैं. तो ये है हमारे सोल्यूट और दिस इज सॉल्वेंट जो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना के, और उस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये याद रखना हमेशा. अब एक चीज और भी याद रखना बच्चों कि हमेशा सॉल्यूशन सॉलिड एंड लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता है, ये अलग अलग फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होता है. जैसे शुगर इन वाटर, ये बताता है कैसे सॉलिड वाटर में डिसॉल्व है. ये एक जनरल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है. वहीं अगर एयर इन वाटर का सॉल्यूशन लें, जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स, इसमें गैस इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वाटर में. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन अ लिक्विड. वहीं अगर हम बात करते हैं एयर की, सो इट इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस की, क्योंकि ये मिक्सचर है गैसेस का जिसमें 21% ऑफ ऑक्सीजन है और 78% ऑफ नाइट्रोजन है और कुछ दूसरे गैसेस भी प्रेजेंट हैं इनमें. सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ गैस. वैसे ही अगर हम विनेगर की बात करें तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो वाटर में है. सो विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड. और अगर हम बात करें एलॉयज की तो ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स की. इससे हमें ये समझ में आता है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अलावा भी दूसरे सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड, एयर इन लिक्विड,
या एयर इन एयर, इन सब तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सो द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर फर्स्ट सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज सोल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in large amount, is called the solvent. The solvent is usually present in greater quantity than the solute. जैसे हमने salt solution के बारे में बात किया था, उसमें salt को water में dissolve किया गया था। So water क्या है? Solvent इधर, और वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में डाला गया है। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्स मीडियम। सो सॉल्ट सोल्यूशन में डिस्पर्स मीडियम क्या है स्टूडेंट्स? वाटर। वैसे ही शुगर सोल्यूशन में डिस्पर्स मीडियम है वाटर। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। वाटर, इथेनॉल, दैट्स एन अल्कोहल, सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ग्लिसरॉल, बेंजीन, इथर, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। वहीं अगर हम सोल्यूट की बात करें, सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यूजुअली कॉल्ड द सोल्यूट। द सोल्यूट इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। जैसे स्टूडेंट्स हमने सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट को बहुत कम मात्रा में डाला था, तो सॉल्ट क्या हो गया? सोल्यूट। They are also known as dispersed particles. So here salt is the dispersed particles. So examples are salt, alloys and sugar. So these are the components of solution. अब हम बात करते हैं types of solution की। Types of solution based on the basis of solvent means type of solvent we would be using here। या वो water होगा तो उसे कहेंगे aqueous solution। अगर solvent water के अलावा दूसरा होगा तो उसे हम non aqueous कहते हैं। चलिए पहले aqueous क्या solution होता है? A solution where water is the solvent. Example, salt dissolved in water। non-aqueous solution जिसमें solvent पानी नहीं होता है। A solution where the solvent is not water. For example, sugar dissolved in ethanol. Next type of solution है based on the amount of solute present in the solution. Means solution में कितने amount of solute डाला गया है। पहला है saturated solution, जहां a solution in which no or more solute can dissolve at a given temperature means एक लिमिट के बाद जब solute dissolve होना बंद हो जाता है, उस पॉइंट को हम saturated point कहते हैं और उस solution को हम कहते हैं saturated solution। जैसे a solution of sugar in water at the point where no more sugar can dissolve. So that is saturated solution. अब हम बात करते हैं unsaturated solution की। A solution that can dissolve more solute at a given temperature means अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा टेम्परेचर ऊपर करने पे जो सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व नहीं हो रहा था वो उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा भी अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ शुगर या सॉल्ट डाल दें उसमें, वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाए, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution that contains more solute than can normally dissolve at a given temperature. For example, a solution of sodium acetate in water that has been cooled after dissolving excess solute at high temperature. अब हम इस एग्जाम्पल को लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
हाई टेम्परेचर पे जब हमने सोडियम एसीटेट को पानी में डिसॉल्व किया, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, मींस वाटर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। इसलिए क्या हुआ, उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम एसीटेट डिसॉल्व हो गया। बट जैसे ही हम टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं, मींस एलिवेटेड टेम्परेचर से हम उस नॉर्मल टेम्परेचर आने की कोशिश करते हैं या उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से जो एक्सेसिव सॉल्यूट था वो क्या हो जाता है, रिमेन्स डिसॉल्व, क्योंकि वो तो हाई टेम्परेचर पे उसको जितना डिसॉल्व होना था हो चुका। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ सॉल्युबिलिटी बेशक कम हो गई, बट वो जो एक्सेसिव सॉल्यूट था हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व हुआ वो वैसे का वैसा ही डिसॉल्व स्टेट में रह जाता है, क्रिएटिंग अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो आई होप सो आपको ये 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा, which differ on the basis of the amount of solute present in the solution। अब हम थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो है सॉल्वेंट के ऊपर, on the basis of amount of solvent added। It is concentrated solution, a solution with a large amount of solute relative to the amount of solvent। For example, concentrated hydrochloric acid। चलिए अब जो एग्जाम्पल दिया है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने 100 ml वाटर लिया है एक बीकर में, उसमें अगर हम 10 या 20 ml HCl एसिड डालें तो वो कंसनट्रेटेड नहीं होता। बट अगर उसका अमाउंट ज़्यादा कर दें, करीबन 50-60 ml, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इज मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मली वी फाइंड। अब दूसरा है dilute solution। Dilute solution, a solution with small amount of solute relative to the amount of the solvent, means a small amount of vinegar in water। Concentrated और dilute solution को हम समझते हैं concentrated juice के एग्जाम्पल से। अब जैसे हमें concentrated एप्पल जूस मिलता है एक बॉक्स के अंदर, तो हम कहते हैं ये काफ़ी कंसनट्रेटेड है, मींस इसमें पानी की जो मात्रा है बहुत ही कम है और इसमें जो रियल एप्पल जूस है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जब कभी सर्व करते हैं तो मम्मी क्या करती, उस कंसनट्रेटेड जूस से 10-20 ml निकाल के एक गिलास में डाल देती है, जिसमें अगर 10-20 ml जूस है कंसनट्रेटेड का और उसमें वो ऐड करेगी 30 ml वाटर। तो अब देखो अब वो कैसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डिल्यूट सॉल्यूशन में जा रहा है, जहाँ क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड जो जूस है उसकी बहुत कम है और वाटर की बहुत ज़्यादा। मीन्स अब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, सोचिए 100 ml, तो उसमें अगर वाटर की क्वांटिटी 60 या 70 ml के बीच में हो तो वो डिल्यूट कहा जाएगा। बट वही वाटर की क्वांटिटी 100 ml में 20-30% हो तो वो कंसनट्रेटेड कहा जाएगा। क्यों? पानी के कम मात्रा में होने से वो कंसनट्रेटेड कहलाया जाता है, और अगर पानी ज़्यादा हो तो वो चीज़ डिल्यूट सॉल्यूशन मानी जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द टू सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, a solution that has the same osmotic pressure as another solution, typically body fluids, for example
0.9% saline solution, that is sodium chloride in water. Next is hypertonic solution, a solution with a higher osmotic pressure than another solution, causing cell to shrink. For example, seawater, which has high concentration of salts. Next is hypotonic solution, a solution with lower osmotic pressure than another solution, causing cell to swell. For example, distilled water. अब हमने इन तीनों सॉल्यूशन में एक चीज कॉमनली रिपीट की है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब बता देती हूँ. रेस्ट इसको डिटेल में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डिल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. मीन्स वो प्रेशर जो हमें डिल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है, ये कह रहे हैं. जैसे इन केस ऑफ सेल, जो हमारे बॉडी में सेल होता है, उसमें सेल के बाहर और सेल के अंदर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. क्यों? वो इसलिए होता है ताकि वाटर की जो मूवमेंट है आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, वो क्या हो, ना हो. इसीलिए जो हमारे बॉडी में सॉल्यूशन होता है वो जनरली आइसोटोनिक होता है. क्यों? क्योंकि अगर आइसोटोनिक ना रहे या सेल के अंदर या सेल के बाहर एक जगह कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. सो ये बहुत ज़रूरी है कि सेल के अंदर और बाहर सॉल्यूशन कैसे हो, आइसोटोनिक. अब हाइपरटोनिक में हमने कहा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक सॉल्यूशन में ज़्यादा है कंपेरेटिवली दैन दूसरे में. अब इसी का एग्जाम्पल हम अपने सेल में लेते हैं. अब अगर सेल के बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मींस सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है सेल के बाहर वो हाइपरटोनिक हो जाए, तो फिर क्या होगा, जो सेल के अंदर वाटर है वो ट्रैवल करेगा बाहर की तरफ, सेल से बाहर निकल जाएगा और बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक. इसीलिए हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए बॉडी के अंदर. चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले वाले से कम होता है. मींस इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे हमने कहा जो प्रेशर है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली एक सॉल्यूशन से दूसरा सॉल्यूशन का कम होता है. अब अगर हम अपना सेल रख दें एक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, बाहर वाले सॉल्यूशन का जो सेल के बाहर है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम, और सेल का नॉर्मल है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, लोअर से हायर की तरफ. दैट मीन्स वाटर कहाँ से जाएगा, वाटर जाएगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर आउटसाइड द सेल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर जो नॉर्मल है, नॉर्मल पे है, क्योंकि वो नॉर्मल जो है वो राइट नाउ इज हायर. सो वाटर ट्रैवल्स इनसाइड द सेल, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा सेल स्वेल कर जाएगा. सो नाउ यू नो हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द टू सॉल्यूशन वेरी करने से तीन तरह के हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. सो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ solute, and the amount of
solvent added in the solution and another is the concentration of the solute in the two solution. मतलब दो अलग अलग solution में अगर अलग अलग concentration पे हो तो उसे क्या कहते हैं हम. चलिए अब हम बात करते हैं properties of solution की. First, homogeneity. Solutions are uniform throughout. This means that the component of the solutions are evenly distributed and you cannot see the individual particles. Of course, sugar solution में तुम्हें कभी sugar दिखता है? नहीं ना? It is completely uniform solution. वैसे ही students, अगर salt की बात करें, salt solution की, उसमें भी हमें salt नहीं नजर आता, ना ही एयर में हमें अलग अलग गैसेस नजर आते हैं, नहीं ना. इसीलिए वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन देते हैं, इसीलिए वो क्या है, होमोजीनियस इन नेचर. दैट मीन्स दे आर होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज. ऑफ कोर्स ना कभी वाटर सॉल्यूशन में ना कभी एयर में हमें कोई भी किसी के पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं. जैसे इन केस ऑफ मडी वाटर में हमें मड के पार्टिकल्स आराम से दिख जाते हैं, इवन चाहे वो सेटल डाउन हो या ना हो. तो हमें ये याद रखना चाहिए जो पार्टिकल साइज है सॉल्यूशन में बहुत ही छोटे होते हैं. Now let's read particle size. The particles in a solution are very small, typically less than 1 nanometer, that is 10 raised to power minus 9 meters in diameter. This size allows them to remain suspended and not settle at the bottom. अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की. वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि उसमें आराम से लाइट पास कर जाता है. So transparency, most solutions are clearly and transparent, meaning light can pass through them. You cannot see the solute particles with the naked eyes. अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की. अगर आप मडी सॉल्यूशन को काफ़ी देर तक रख दो तो क्या दिखता है, मड या सैंड वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं ना. बट ऐसा सॉल्यूशन के केस में नहीं होता है. शुगर सॉल्यूशन हो चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन हो, वो 24 आवर्स रखो, 72 आवर्स रखो, 10 डेज रखो, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. दैट मीन्स दे आर स्टेबल. So stability, solutions are stable, which means the solute does not separate from the solvent over time. For example, when salt is dissolved in water, it stays dissolved unless the water evaporates. Varied concentration. Solution can have different concentration, which refers to the amount of solute dissolved in a given amount of solvent. A solution can be dilute or concentrated. So अगर dilute कब होता है, जब amount क्या हो, small amount of solute हो. Concentrated, large amount of solute present हो solution में. And students, इसको डिटेल में हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कैसे कंसंट्रेशन वेरी करने से सोल्यूशन भी डिफर हो जाता है. अब बात करते हैं फिजिकल स्टेट की. सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट. सॉलिड लाइक एलॉय, लिक्विड और गैस लाइक एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो भी मैं आपको कहा था कि सोल्यूशन एयर इन एयर भी हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस इन लिक्विड में भी हो सकता है. हमने ऊपर स्टार्टिंग में टॉपिक में पढ़ा था. Effects on boiling and freezing point. The presence of solute can change the boiling and the freezing point of the solvent. For example, adding salt to water lower its freezing point. So now you know what is solution. चलिए अब हम पढ़ते हैं what is suspension. A suspension is a type of non-homogeneous mixture in which solid particles are dispersed in liquid or gas but are not dissolved. जैसे पेंट. अब इन केस ऑफ पेंट में क्या होता है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो लिक्विड मीडियम में
डिस्पर्स्ड होते हैं। और अगर इसको काफ़ी देर तक रख दिया जाए तो ओवर द टाइम पीरियड ये नीचे सेटल डाउन भी हो जाते हैं, विच इज़ वाई पेंट नीडेड टू बी स्टर्ड बिफोर यूज। मडी वाटर, अगर आप मडी वाटर को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ जाएं तो मड क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है बॉटल में। वैसे अगर हम बात करें सैंड की, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसका मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, लार्ज होते हैं और आराम से हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं सॉल्वेंट में से। और ये जनरली क्या दिखते हैं, क्लाउडी और मडी, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर्ड इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अब मडी वाटर में से मड को सेपरेट करना हो, चाहे सैंड को पानी में से सेपरेट करना हो, इसको आराम से आप एक फिल्टर पेपर लो और उसमें से पास करो तो फिल्टर पेपर के ऊपर ये चीज़ें रह जाएंगी, मड एंड सैंड, और नीचे क्या निकल आएगा, आपका साफ पानी। इसको हम आराम से सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। हमें अब समझ में आ गया, सस्पेंशन is a non-homogeneous mixture, means it is a heterogeneous mixture। चलिए अब properties पढ़ते हैं, properties of suspension। First, heterogeneous mixture. A suspension is not uniform throughout. It consists of different components, solid and liquid, that can be easily distinguished. Particle size. कोर्स बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, जिसे हम आराम से नेकेड आई से देख भी लेते हैं। इसीलिए द सॉलिड पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन आर रिलेटिवली लार्जर, टिपिकली लार्जर देन 1 micrometer. This size makes them visible to the naked eye. Settling. If left undisturbed, the solid particles will settle down to the bottom of the container due to gravity. This settling occurs over time and is a key characteristic of suspension. कैसे, muddy water में कुछ देर बाद mud नीचे आके settle down हो जाता है। अब particles सस्पेंडेड होने की वजह से उसमें टर्बिडिटी आ जाती है, इसीलिए टर्बिडिटी सस्पेंशन often appear cloudy or murky because the solid particles scattered light. This turbidity distinguishes suspension from clear solutions. No true solution. In a suspension, the solid particles do not dissolve in the liquid. Instead, they remain suspended, which is different from a solution where the solute completely dissolves. Of course, sugar solution में sugar completely dissolved था, whereas in case of muddy water, मड वाटर में डिजॉल्व नहीं था, तभी तो कुछ टाइम बाद कैसे नीचे सरफेस पे सेटल डाउन हो जाता था। अब सेटल डाउन होने के फीचर्स के और आराम से दिख जाते हैं इसके बड़े बड़े साइज पार्टिकल होने की वजह से, इसीलिए ये सेपरेट आउट भी आराम से हो जाता है जस्ट बाय फिल्ट्रेशन। सो सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स using filtration. The solid particles are trapped by the filter while the liquid passes through. अब हमें पता चल गया कि सस्पेंशन को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो या डिस्टिंग्विश करना हो सॉल्यूशन से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं हेट्रोजीनियस, आराम से दिख जाते हैं, ये टर्बिडिटी प्रोवाइड करते हैं और ये सेपरेट आउट आराम से किया जा सकता है बाय फिल्ट्रेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, दैट इज कोलाइड्स। व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? A colloidal solution or colloid is a mixture where particles are uniformly spread throughout the solution. अब अगर appearance की बात करें, although a colloid looks homogeneous to the naked eyes, it is actually a heterogeneous mixture. जैसे मिल्क हमें वैसे तो नहीं नज़र आता कि ये डिफरेंट चीज़ों से बना है, हमें लगता है एक ही चीज़ से बना है, बट कभी तुमने देखा है जब दूध फट जाता है तो कैसे पानी अलग हो जाता है और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो कैसे अलग से तैरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि
कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ना कि होमोजीनियस। पार्टिकल साइज के बारे में बात करें, द पार्टिकल्स इन द कोलाइड आर स्मॉलर देन दोज इन अ सस्पेंशन, मेकिंग देम इनविजिबल टू द नेकेड आइज। इनका साइज सस्पेंशन मतलब जैसे मडी वाटर में मड था उससे कम होता है। चलिए अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स अब बताएंगे। वो है मिल्क, फॉग, पेंट, ब्लड, ऑरेंज जूस विद पल्प। चलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है कि कोलाइडल है, तो हमें ज़रूरी है जानना इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A collide is a mixture where the components are not uniformly distributed. Small particle size means the particles in the collide are too small to be seen with naked eyes. Light scattering. The particles are large enough to scatter light, making the path of the light beam visible when it passes through the collide. Stability. Collides are stable and do not settle down when left undisturbed. Separation. The particles in the collide cannot be separated by filtration, but they can be separated using a special technique called centrifugation. अब स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? ये एक मशीन होती है जो बहुत हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। इसमें एक टेस्ट ट्यूब में हम सैंपल डालते हैं, उसे बंद करके उस मशीन के अंदर डाल देते हैं, फिर उस मशीन को बहुत हाई स्पीड पे घुमाया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को जब हम बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में सेग्रीगेट हो चुके होते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की। ये होते हैं dispersed phase. The dispersed phase is the solute-like component in a collide. Consists of the particles that are dispersed throughout the dispersing medium. These particles range in the size from 1 to 1000 nanometers. Example includes fat droplets in milk or the soot particles in smoke. Dispersing medium. The dispersing medium is the solvent-like component in which the dispersed phase is distributed. It forms the continuous phase of the collide. Example includes water in milk or air in smoke. अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम बात करें डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम और उसके एग्जाम्पल में, अब अगर हम बात करें पेंट की तो डिस्पर्स फेस एक सॉलिड है और उसमें डिस्पर्स मीडियम क्या होगा? लिक्विड। जैसे सॉलिड है पेंट के पिगमेंट्स वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो डिस्पर्स होते हैं वाटर या ऑयल जैसे लिक्विड में। तो डिस्पर्सिंग मीडियम हियर इज ऑयल एंड वाटर, कुछ भी एक हो सकता है। अगर हम बात करें फॉग की तो इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो है वाटर ड्रॉपलेट्स और वो किस फेज में होते हैं? लिक्विड में। और वो किस में डिस्पर्स्ड है? एयर में। तो डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? गैस। नाउ इन केस ऑफ व्हिप्ड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम में जो एयर बबल्स होते हैं वो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और वो होता है गैसेस स्टेट में। Whereas the cream is the dispersing medium, वो होता है liquid state में। इसीलिए the air bubbles जो trapped है liquid में gives whipped cream एक light और fluffy texture का। On the base of dispersed phase and dispersed medium के basis पे हम colloidal solution को classify करते हैं। Classification of colloids. Colloids can be classified based on the state, solid, liquid or gas.
of the dispersed phase and the dispersing medium. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट इज सोल. इधर डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड स्टेट में. और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? लिक्विड. जैसे पेंट, जो पिगमेंट है इधर हमारा वो डिस्पर्स फेज में है, और जो वाटर है वो क्या है? डिस्पर्सिंग मीडियम. अगर कोलाइडल सिस्टम जेल हो, जेली टाइप का, तो लिक्विड फेज क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड में होगा. तो उसका एग्जाम्पल है जेली. जैसे वाटर डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? जेलेटिन. अगर कोलाइडल सिस्टम इमल्शन है तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, जैसे म्योनीज, ऑयल इन वाटर. अगर कोलाइडल सिस्टम फॉर्म है, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड फेज गैस है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, जैसे शेविंग क्रीम मीन्स एयर इन अ सोपी वाटर. एरोसोल. अगर कोलाइडल सिस्टम एरोसोल है तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस. इसका एग्जाम्पल है फॉग, जहां वाटर इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इन एयर. अगर कोलाइडल सिस्टम सॉलिड एरोसोल है तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस. एंड इसका एग्जाम्पल है स्मोक, जो सूट प्रेजेंट होते हैं एयर पार्टिकल्स में. अगर कोलाइडल सिस्टम सॉलिड सोल है तो डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, जैसे कलर्ड ग्लास. इसमें मेटल ऑक्साइड होता है ग्लास में. सो अप टिल नाउ हमने देखा व्हाट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, और इसको कैसे हम आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको 3 बेकर्स दिए गए हैं, 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए गए हैं. अब इन सॉल्यूशंस को आपको डिफर करना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है, कौन सा कोलाइड. तो आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, एक टॉर्च लेना है, उन तीनों बेकर्स को लाइन में रख देना है और उसमें से लाइट पास करना है. और लाइट पास करने से हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या तरीके का टेक्सचर या मिक्सचर है. अगर सॉल्यूशन होगा तो लाइट बीम विजिबल नहीं होगी. अगर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो लाइट बीम विजिबल होगी, और सस्पेंशन के केस में भी लाइट बीम क्या होगी? प्रेजेंट होगी. चलिए इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं लाइट स्कैटरिंग को. लाइट स्कैटरिंग. What is light scattering? When the light travels through a medium like air, water or gas, it can interact with the particles in that medium. This interaction causes the light to change the direction and spread out in different directions. This phenomena is known as scattering of light. अब हमें light scattering पढ़ने की क्यों जरूरत है? Why does light scatter? Light क्यों scatter होता है? Light scatter because it encounters particles or molecules in its path. The amount and direction of scattering depends on the size of the particles and wavelength, that means the color of the light. Here are some key points. Small particles हो तो क्या होता है? When light hits very small particles like molecules in the air, it scatters in all direction. इसीलिए उन्हें रेगन लाइट स्कैटरिंग कहते हैं. अगर पार्टिकल्स लार्ज हो, when light hits large particles like dust or water droplets, it scatters in different patterns, and this is called as Mie scattering. Why is light scattering important? Understanding light scattering helps us explain many natural phenomena and has practical application in science and technology such as meteorology, predicting weather patterns by studying how light scatters in the atmosphere, astronomy, understanding the composition of distant stars and planets by analyzing scattered light,
medicine using light scattering techniques to diagnose diseases and study biological tissues. इसीलिए तो एक्सरेज जब कराते हैं हम, जब वो ये लाइट स्कैटरिंग एंड ऑल के फिनोमेना से ही होता है. चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लाइट स्कैटरिंग के. ब्लू स्काई. द स्काई appears blue because of Rayleigh scattering. The molecules in the atmosphere scatter shorter wavelength of light, that is blue and violet, more than longer wavelengths, that is red and yellow. Our eyes are more sensitive to blue light, so we see the sky as blue. अब हमें सन रेड क्यों दिखता है शाम को? रेड sunset. During sunrise and sunset, the sun's light has to pass through more of the earth atmosphere. The shorter wavelength, that is blue and the violet, are scattered out of our line of sight, leaving the longer wavelength, that is red and orange, to reach our eyes, making the sun appear red. अब हम बात करते हैं fog और mist की. These are the example of scattering. The water droplets in fog and mist are large enough to scatter all wavelengths of light equally, making the fog appear white. Now, tidal effect. It is a specific type of light scattering that occurs in colliding solution and suspension. When a beam of light passes through a collide, the particle scatters the light, making the path of the light beam visible. This is why you can see the beam of flashlight in a foggy night. इसीलिए हमें इस इफेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं हम. सो लाइट स्कैटरिंग जिसे कहते हैं या tidal इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है? The colloidal particles scatter a beam of visible light, a phenomenon known as tidal effect, named after the scientist who discovered it. Of course, जब सुबह सवेरे घर के अंदर खिड़की से लाइट आती है तो हमें दिखता है डस्ट पार्टिकल्स एयर में. वो इसी के वजह से हमें दिखता है, इस इफेक्ट के वजह से. So the example is, this effect can also be seen when the beam of light enters a room through a small hole, scattering due to dust and smoke particles in the air. अब तुम्हें वो एग्जाम्पल याद है जो मैंने तुम्हें सबसे पहले पूछा था, कैसे सोल्यूशन को डिफर कर सकते हो, कौन सा मिक्सचर कॉन्शन है कि कोलाइडल है, सस्पेंशन है. वो इस बेसिस पे हम आंसर यहाँ देखो हमने अच्छे से लिखा हुआ है. अगर हम टाइप ऑफ मिक्सचर हैं 3 तरीके के, दैट इज सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, तो उसका हमें पता है सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलाइड का 1 से 1000 नैनोमीटर्स होता है और सस्पेंशन का उससे ज़्यादा होता है. इसीलिए जो इफेक्ट है वो सॉल्यूशन में नहीं नज़र आता है, कोलाइडल में नज़र आता है और सस्पेंशन में भी बहुत अच्छे से नज़र आता है. इसका एग्जाम्पल करें सॉल्यूशन का तो सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर. कोलाइड का करें तो मिल्क, फॉग और जेलेटिन. सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है? मडी वाटर, सैंड एंड वाटर. तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं किस टाइप का मिक्सचर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन है, कोलाइडल है कि वो सस्पेंशन है. सो अब आप हमें बता सकते हैं, आर दे मिक्सचर और कंपाउंड? These 3 terms refers to different types of mixture, not compound. Solution, उसका नेचर कैसे? homogeneous mixture है, whereas suspension is heterogeneous mixture and collider is intermediate between homogeneous and heterogeneous mixture. So thank you students. आगे का लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करते हैं.